हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्राचीन भारत के इतिहास की डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की थी। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमने टॉपिक 1 के अपने 5 पार्ट को कवर कर लिया है। ये हमारा टॉपिक 2 है और टॉपिक 2 के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 1 है। यदि आप इस क्लास को श्री आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ पर ये पार्ट 6 है, और यदि आप इसके ऐप पर देख रहे हैं तो आपको अलग से फोल्डर एक दिख रहा होगा टॉपिक 2 का, उसके अंतर्गत ये हमारा पहला पार्ट है। तो उम्मीद है आपको पीछे के सभी पार्ट समझ में आए होंगे। आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकती है और कैसे आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए जटिल से जटिल प्रश्नों को भी सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो बिना देरी के अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं, ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मध्य पाषाण काल को लेकर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और न केवल आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे बल्कि मध्य पाषाण काल से रिलेटेड अन्य भी जो फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत आपको छांटना है। अब जब भी ये लाइन आती है और इस तरीके के अगर प्रश्न आपको डिज़ाइन किए जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इनमें से कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा और बाकी के 3 ऑप्शन सही होंगे। तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि यदि इन फ्यूचर आपसे यूपीएससी नया क्वेश्चन पूछेगी तो उन 3 सही फैक्ट को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लेगी। मतलब क्या कहना चाहता हूँ? मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ना केवल आपको इसमें असत्य खोजना है बल्कि जो 3 सत्य हैं उनको भी याद करना है। ठीक है, तो अब आप प्रश्न देखो। अब प्रश्न में आप पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। तो आप में से जिन बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है या जिन्होंने एनसीईआरटी या रामशरण शर्मा की किताब पढ़ी है, वहाँ आपको पता है कि मध्य पाषाण काल में आते आते मनुष्य पशुपालन करने लगा था। ठीक है, तो ये फैक्ट क्या है? ये फैक्ट हमारा सही है। दूसरी बात क्या है कि इस युग में सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। आपको पता है कि मध्य पाषाण काल की यही एक सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर भारी भरकम औजारों की जगह पे माइक्रोलिथ मतलब काफ़ी बारीक, जैसे आज के समय में आप देखोगे जो चिमटियाँ, पेचकस है ना, इनको आप उस समय से लिंक कर सकते हो कि बहुत ही धारदार और पतले पतले, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, है ना, इन सारी चीज़ों का प्रयोग होने लगा। लेकिन इनका जो शेप था पहले वो कुछ इतना मोटा होता था, अब बिल्कुल पतली पतली होने लगी, मतलब छेनी हथौड़ी के तरह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके मन में होगा इससे क्या हमें शो होता है? इससे हमको ये शो होता है कि उन्होंने तकनीक या कहें उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्नति हुई। जैसे आप पहले मोबाइल देखते होंगे काफ़ी मोटा होता था, वज़नदार होता था, भारी भरकम होता था। अब मोबाइल धीरे धीरे पतले होने लगे। लेकिन अब आप एक और चीज़ देख रहे होगे कि अब मोबाइल फिर से अपने उसी पुरातन स्थिति में जाने लगे। समझ रहे हो? पहले क्या होता था कि हमारे पास बड़े फ़ोन आए, फिर हमने उनको छोटा किया, अब छोटे के बाद फिर बड़े हो रहे। फ्लिप वाला फ़ोन आ गया, डबल लेयर वाला फ़ोन आ गया, है ना, उसको आईपैड बना लो, ऐसा फ़ोन आ गया, है ना। और यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कहाँ पे? एंशिएंट हिस्ट्री में, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या, मानव की विकास यात्रा। तो वहाँ मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि मनुष्य जब आया था या मानव जीवन की जब शुरुआत हुई थी तो मनुष्य उस समय क्या था? नग्न था, उसके पास कोई वस्त्र नहीं होते थे। धीरे धीरे उसने अपने नीचे के हिस्से को ढकना शुरू किया, फिर ऊपर के हिस्से को ढकना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर उसने पूरे शरीर को ढकने लगा। आप देखोगे बीच के टाइम पीरियड में खासतौर पे खान अब्दुल गफ्फार खान को जब आप पढ़ते हैं तो देखेंगे वो पूरे के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक ढके रहते थे, है ना। या आज भी आप अरब कंट्री के जो लोग आप देखोगे तो अपना सर से लेकर नीचे तक पूरा ढके रहते हैं। ठीक, लेकिन अब आप एक और चीज़ देखते होगे कि अब धीरे धीरे लोग कपड़े उतारने लगे हैं, है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि आगे कुछ दिनों बाद लोग नंगे घूमेंगे, इसमें आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि ये मानव विकास क्रम की यात्रा ही है। नग्न से शुरू होकर इंसान फिर से नग्नता में जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अब धीरे धीरे लोग कपड़े कम कर रहे हैं, है ना। खासतौर पे आजकल रील बनाने वाली जो देवियां हैं, है ना, उनको लेकर मैं कह रहा हूँ।
तो यही चीज़ समझना है और ये चीज़ें आप लिंक कर सकते हो जब आप ऐसे राइटिंग करते हो। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। खैर, मध्य पाषाण के अवशेष, अवशेष का मतलब जो हमें कह सकते हो एविडेंस मिले हैं, ठीक है, वो केवल क्या दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले थे? तो नहीं, वो लगभग भारत में फैले हुए थे, चाहे उत्तर का भारत हो, मध्य का भारत हो, पूर्व का भारत हो। और एक बात और बताऊं, ये लाइन जो है ना, ये आपकी हर जगह पे गलत होगी, चाहे नवपाषाण पढ़ना, चाहे मध्य पाषाण पढ़ना, चाहे ताम्रपाषाण पढ़ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक हम खनन कर ही नहीं पा रहे, रोज नए नए खनन खोज रहे हैं। तो अगर आ जाए कि केवल पश्चिम भारत में, केवल पूर्वी भारत में, केवल दक्षिण भारत में, केवल उत्तर भारत में, तो गलत होगा। ठीक है, या लिख के आ जाए कि इनके अवशेष पूर्वी भारत में नहीं मिले, इनके अवशेष दक्षिण भारत में नहीं मिले, तो भी गलत होगा। ठीक है, आपसे हो सकता है कि जब आप सिंधु घाटी पढ़ते हो या जब आप वैदिक कल्चर पढ़ते हो तो वहाँ एक बन सकता है कि वैदिक जो कल्चर था उसका विस्तार सामान्यतया मध्य गंगा घाटी तक था, दक्षिण भारत में उसके अवशेष कम मिलते हैं, वहाँ वो सही हो जाएगा, बट यहाँ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल अगर लाइन दी जा रही तो गलत हो जाएगा, और यही हमें छांटना था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ये सही हो गया। अब बात आती है यहाँ पे डी, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले। अब यहाँ मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको, जो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है। जब आप पॉलिटी के क्विज करते होंगे तो वहाँ मैंने आपको दिखाया था। क्या दिखाया था? मैंने आपसे कहा था कि कई बार ऑप्शन में ही हमें उत्तर मिलता है। तो आप देखो, पहली लाइन में कह रहा पशुपालन करने लगे और दूसरी लाइन में कह रहा कि प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कहने का मतलब इन दो में से कोई एक लाइन या तो सही होगी या तो गलत होगी, और या तो दोनों सही होंगी। ठीक, तो अगर आपको ये चेक करना था क्या सच में पशुपालन करने लगे थे, तो आपको लास्ट वाले से इसका उत्तर मिल जाता है ना, कि आदमगढ़ में जब साक्ष्य मिला ही है तो पक्का पशुपालन किए होंगे, तो ये लाइन तो ऑटोमेटिक सही हो गई। अब रही बात आदमगढ़ से साक्ष्य मिले कि नहीं मिले, ये हमारा फैक्ट होता है, और फैक्ट को ऑलरेडी हमने आपको अपनी एंशिएंट की क्लास में कवर कराया है, समझ गए। तो कई बार हमें पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम शुरू की 2 लाइनें पढ़ लें और अपना उत्तर निकाल लें, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात आती केवल दक्षिण भारत की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ हमें कहाँ से मिले हैं? बागौर, है ना। बागौर कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी मध्य पाषाण कालीन बस्तियां हैं या मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बागौर भी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या आदमगढ़ है, तो आप कह सकते हो जी हाँ सर आदमगढ़ भी है ना। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें पता चल गई। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे देखो पढ़ लेना आप। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, ये एंशिएंट में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा? पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो चित्र बनाए जाते थे, जो चित्रण की जाती थी, जो चित्रकला थी, उससे हमें क्या मैसेज मिलता है? तो पहली बात, इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। अनाज का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये गेहूँ है ना, या जो ज्वार बाजरा चावल, ये सारी चीज़ें इन पर जीने वाले, पंचिंग पचिंग नहीं परचिंग, है ना, यहाँ पे बिंदी लगा देना या यहाँ पे आप बिंदी लगाना, है ना, परचिंग पक्षी। ठीक है, तो परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। देखो कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे, क्या पूरा पाषाण काल में खेती होने लगी थी? नहीं ना। मध्य पाषाण काल में क्या होने लगा था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ था, खेती थोड़ा ना। खेती की शुरुआत कहाँ से होती? नवपाषाण। तो जब खेती हुई नहीं तो अनाज पे जीने वाले पक्षियों के चित्र ये क्यों बनाएंगे? कॉमन सेंस, इसको कहते हैं थिंकिंग, यही होती है यूपीएससी में। आपको दिख रहा है कि लाइन बड़ी इजी है, आप फैक्ट से याद कर लोगे, नहीं, कॉमन सेंस से आप याद करो कि मतलब जब उस समय नवपाषाण काल में खेती हुई तो लोग चित्र नवपाषाण काल में बनाएंगे ना, कि गाय थी कि भैंस थी कि बकरी थी, क्या थे, है ना, बैल थे कि नहीं थे, उन पे बनाएंगे चित्र। लेकिन जब पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में खेती थी ही नहीं, केवल पशुपालन और शुरू में खाद्य आखेटक खाद्य संग्राहक जीवन था,
तो कहाँ से चित्र बनेंगे? तो ये लाइन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मतलब पर्चिंग पक्षी के चित्र अनाज पर जीने वाले नहीं बनाए जाते थे, बल्कि उन जीवों के या उन जानवरों के चित्र बनाए जाते थे जिनका ये लोग शिकार करते थे या जिनका ये लोग पशुपालन करते थे। ठीक है, तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो पहला आप यहाँ से कट कर दो, ठीक है, और यहाँ से भी कट कर दो। अब ये दो ऑप्शन बचे। कह रहा भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। तो आपने पढ़ा भी है कि पूरा पाषाण काल में भीमबेटका के चित्र हैं। आप में से जिनके पास ओरिएंट ब्लैंक स्वान की प्राचीन भारत की रामशरण शर्मा की पुस्तक है, उसका जो फ्रंट कवर ही है रेड, उसमें आप देखना वो चित्र बना हुआ है, वो जानवर का चित्र है। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमसे एंशिएंट का फाउंडेशन कोर्स किया है उनको हमने वहाँ पे डिटेल में उपिंदर सिंह की बुकलेट के चित्र दिखाए थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जी हाँ सर ये बने थे, और भीमबेटका वास्तव में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, ये हमारा गलत हो गया। समझ रहे हो ना कि अनाज पर जीने वाले पक्षी को हमें कैसे क्रॉस करना है, मतलब कैसे एलिमिनेट करना है, मतलब रटना नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाना है कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल की भैया पूछ रहा है। और आपको यहाँ से भी आप लिंक कर सकते थे कि भीमबेटका में ऐसा तो हमें कोई चित्र नहीं दिखा, वहाँ पे शिकारी वाले चित्र दिखे हैं, है ना, कि तीर धनुष बाण से शिकार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अगला और हमारा तीसरा प्रश्न कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मतलब अभी तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है इसका उत्तर, है ना, लेकिन फिर भी आप सोचो कि निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया कि कृषि के सबसे पहले कहाँ हुआ? नवपाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, और नवपाषाण काल में भी कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, आपको कई जगह मिलेंगे, मेहरगढ़ मिलेगा, आपको लहुरा देव मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ से हुआ। ठीक, मध्य पाषाण काल के बारे में आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हुई थी। पूरा पाषाण काल का जीवन आपको मैंने बता दिया कि खाद्य संग्राहक, खाद्य आखेटक था। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बेसिक एक लाइन में कोई पूछे क्या थी सभ्यता, तो आप कह सकते हो कि कृषि एवं व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एक नगरीय सभ्यता थी। आगे चल के हम इसके क्विज आपको कराएंगे पार्ट 3 टॉपिक 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता थी, इसका धर्म अलग था, है ना, इसमें एग्रीकल्चर काफ़ी बूस्ट था, ट्रेड काफ़ी हाई था, शिल्प उद्योग काफ़ी बेहतरीन था। या आप कह सकते हो कि इन तीनों की सबसे उच्च अवस्था, मतलब इन तीनों ग्रामीण व्यवस्थाओं की ये नगरीय व्यवस्था थी, इसीलिए इसको भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आगे मैं आपको कवर कराऊंगा। फिलहाल अभी इतना तो आपने जान लिया कि तीनों किस किस चीज़ के लिए फेमस है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल के कौन से पुरा स्थल हैं, नव पाषाण काल के कौन हैं, पुरा पाषाण काल के कौन है ना, बुर्ज होम का संबंध किससे है, मेहरगढ़ का संबंध किससे है, लहुरा देव का संबंध किससे है। ठीक है, आपसे आदमगढ़ का संबंध किससे, सोहन घाटी का संबंध किससे, बेलन घाटी का संबंध किससे, नर्मदा घाटी का संबंध किससे, महादाह का संबंध किससे, है ना, या दैमाबाद का संबंध किससे है, ये सब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी बस दिमाग में डाल लो ये नाम। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आपको नहीं कराऊंगा, आगे सब कराऊंगा। ठीक, अभी बस नाम डाल लो, बाकी और डिटेल जाननी है तो आपको क्लास में मैंने बता ही रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हुआ, स्लाइड गायब, हमने सोचा स्लाइड गायब हो गई क्या ये देखो, ये अचानक से आ गया है ना, ये 9, अच्छा यहाँ पे आना है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ठीक, देखो जिक्र करता हूँ पीछे, आगे यहाँ पे आ जाता है बुर्जोम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा नव पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, तीनों स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं। तो आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। पॉलिशदार का मतलब क्या हुआ, पॉलिशदार का मतलब हुआ इनमें वो थोड़ा सा कह सकते हो तकनीकी का प्रयोग बढ़ाकर करने लगे। तकनीक का प्रयोग बढ़ाकर करने का मतलब कि थोड़ा उसे डेकोरेटेड, डिज़ाइनेबल ऐसा करने लगे। जैसे शुरुआती दौर में जो आपका मकान होगा, जिस घर में आप रहते होंगे, आपके दादा दादी है ना रहते होंगे, तो उस समय वो मकान नॉर्मल, दीपावली में आप है ना जो चूना होता था या गेरू जो होती थी या गोबर होता था, उससे लिपाई विपाई करते होंगे, कच्चा मकान बना होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारा तो बहुत पक्का पहले से,
मान लो, मानने में क्या जाता है, उनके पहले की पूर्वजों की बात मान लो, ठीक है, छप्पर अप्पर रखा होगा। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में आपके यहाँ नेरोलैक होता होगा, आज की डेट में आपके यहाँ एशियन पेंट होता होगा, पुट्टी होती होगी, है ना, बढ़िया फर्निशिंग होती होगी, फर्नीचर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने लगी, मकान 1 मंजिला से 5 मंजिला बनने लगे, ठीक है। तो वही उस समय था कि मध्य पाषाण काल में जो औजार थे, जब वो माइक्रोलिथ हुए तो उसके बाद उनको और रिफॉर्म किया गया, उनमें पॉलिश लगाई गई ताकि ये थोड़े ज़्यादा दिन तक चल सकें, दिखने में अच्छे लगें। तो ये चीज़ कहाँ मिलेगी? नवपाषाण काल में। और हम इन जो काल हैं, चाहे पुरा हो चाहे मध्य हो, है ना, या उच्च पुरा पाषाण हो, इनका अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ रही, नहीं मैंने सही बताया पीछे क्लास में कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, है ना, ये 3 एक ही पार्ट हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो हमने पुरा पाषाण आपको पढ़ाया, या मध्य पाषाण काल आपको पढ़ाया, ठीक है, या हमने आपको नवपाषाण काल पढ़ाया, तो ये तीनों ऐसा नहीं कि किसी ने डिवाइड किए हैं, इनको डिवाइड बस किया गया है इसमें बदलते व्यवहार के कारण। बदलता व्यवहार का मतलब पत्थरों का प्रयोग। पहले यहाँ बड़े पत्थर मिलते थे, फिर यहाँ पे पतले मिलने लगे, मतलब मध्य पाषाण में, और अब यहाँ पे पेंटिंग होने लगी। तो इस आधार पे हमने डिवाइड किया था। तो इस हिसाब से हमारा ये प्रश्न क्या हो गया, पॉइंट सही हो गया। तो पहला पॉइंट सही हो गया, ये हमारा उत्तर कट गया। अब बात आती दूसरे पॉइंट की, क्या कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास या गड्ढा घर में रहते थे, मतलब अंडरग्राउंड बनाकर रहते थे? तो बिल्कुल सही बात है, आज भी आप देखोगे वहाँ पे कई सारे लोग अंडरग्राउंड में रहते हैं, ठीक है। अब तो आपके गांव में भी कई लोग बनवाने लगे हैं, आपके यहाँ भी बनने लगे होंगे, है ना। तो अंडरग्राउंड का नीचे तल घर जिसको आप बोलते हो, ठीक। तो इसी पे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुकी है कि क्या बुर्ज होम जो ये था, ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड था? तो आपको पता हो नहीं, ये नवपाषाण काल से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। अगला पॉइंट है, मतलब दूसरा सही हो गया, तो 1 2 सही हो गया, तो ये वाला भी कट गया। तीसरे को देखो, इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक का प्रयोग हुआ। चौक का मतलब क्या होता है? वो व्हील, वो पहिया जिसको घुमाया जाता है, जो आजकल आप कुम्हारों के आप देखते होगे, हालांकि अब तो इलेक्ट्रिक आ गए हैं, लेकिन आपने देखा होगा वो व्हील है। और उस व्हील से ही बहुत सारी चीज़ें बनी। उसी व्हील से उनके दिमाग में आया कि गोल गोल अगर हम कोई चीज़ बना देंगे तो उससे हमारी गाड़ी चलने लगेगी, लगेज बनने लगे, तो बैलगाड़ियाँ बनी, है ना। उसी से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा, ठीक। अब उसी व्हील में उन्होंने जो व्हील का आइडिया लिया, तो उन्होंने जब पूरा ठोस व्हील बनाया, सिर्फ बीच में एक मतलब वो लगा दिया, तो इससे क्या होता था, मालवाहक चीज़ें ढोई जाती थीं। और जिनमें उन्होंने तीलियों का प्रयोग किया, तो उसमें यात्रियों को ढोया जाता था। अब ठोस क्यों? ठोस इसलिए क्योंकि तीलियाँ टूट ना जाए ना। जैसे आजकल आप टायर वगैरह देखते होगे ना, आपने क्या कभी किसी, दिमाग लगाना कभी मुझे बताना, क्या आपने कभी किसी ट्रक के टायर ऐसे देखे हैं तीलियाँ लगी हुई? कभी नहीं देखोगे, है ना। ये एलॉय व्हील कभी नहीं देखोगे ट्रक में, लेकिन आप मोटरसाइकिल में एलॉय व्हील और तीलियाँ दोनों देखोगे। क्यों? क्योंकि वो यात्री गाड़ी है और वो लगेज है। ट्रेन में आप देखना, ट्रेन में कभी आपने तीलियाँ देखी हैं? कभी नहीं देखोगे, समझ गए। तो कुछ ऐसा ही उस समय चौक का प्रयोग होता था। तो ये बात भी हमारी क्या है, सही है। तो हमारे यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन सही हुए। क्लियर? आपको इतनी चीज़ें याद रखनी। अब यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो कि बुर्ज होम जो साइट है वो क्या नवपाषाण की है, मध्य पाषाण की है, या पुरा पाषाण की, ठीक। तो आपको पता चल गया। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न आज की इस क्लास का प्रश्न है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? एक बात बताऊं, अब आप जैसे यहाँ पे क्लासेस करते हो, ठीक है, तो ये एक तरीके के आपके सिनॉप्सिस नोट्स हैं जो आपने कहाँ पे पढ़ रखे हैं हमसे, फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो वहाँ मोटा मोटा पढ़ लो, यहाँ पे रिवीजन के लिए इन सिनॉप्सिस को पढ़ लो, और पीडीएफ तो आपको मिलती ही है ना। इस पे आप अपना ये सारी चीज़ें बना लो, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। असत्य पूछा है तो सीधी सी बात है, इनमें 3 तो सत्य होंगे ही होंगे। क्वेश्चन कह रहा क्या हड्डी के बने हथियारों का ये प्रयोग करते थे? तो सीधी सी बात है, जब पत्थर का करते थे तो हड्डी का भी करते थे। तो ये लाइन क्या हो गई, सही हो गई। लोग भवन निर्माण कला जानते थे, अगर भवन निर्माण कला ना जानते होते तो बुर्ज होम जैसा गर्तावास बनाते, समझ गए। तो आपको पता है, सही है। फिर कह रहा पिकली हल में नवपाषाण कालीन युगीन पशुपालन के अवशेष मिले। जी हाँ, पिकली हल में मिले।
करंट उसमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि पिकली हल कहाँ पे है, ठीक है, मतलब आज की डेट में किस स्टेट में, ठीक। अंतिम देखो कि गुफ कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों, आपको पता है कि गुफ कराल में जो कब्रें बनाई गई हैं वहाँ पे पालतू कुत्तों को क्या दफनाया जाता था प्राप्त कब्रों में। क्वेश्चन जो आपसे पूछा है ध्यान से देखो, क्या उसमें कब्रों के अंतर्गत मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाया गया है? गुफ कराल में नहीं, कहाँ पे है, बुर्ज होम में, समझ गए, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ना कि गुफ कराल में। गुफ कराल वास्तव में किस लिए फेमस है, गुफ कराल फेमस है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि गुफ कराल नहीं भैया, बुर्ज होम। देखो पीछे वाले से लिंक हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट आपको याद रखने कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस काल में, ऐसा भी क्वेश्चन देखो एक आ सकता है कि इस काल के लोग हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे, ये लोग भवन निर्माण कला भी जानते थे, यहाँ पर पिकली हल में पशुपालन के अवशेष मिले हैं। अब नीचे दे देगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ निम्नलिखित में से किस काल से माना जाता है, समझ गए। तो भी आपको बताना है कि भैया नवपाषाण काल, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई, उम्मीद ये भी है कि आज के आपको क्विज समझ में आ गए। तो ये हमारा टॉपिक 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। आप में से जिन बच्चों को बेसिक चीज़ें ना पता हों, वैसे मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि श्री IAS एकेडमी ने अपने हर एक सब्जेक्ट की क्विज सीरीज को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत अभी हम आपको मंडे टू वेडनेसडे या कहें 3 दिन पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया के क्विज कवर कराते हैं। थर्सडे टू सैटरडे हम आपको एंशिएंट और मेडिवल के क्विज कवर कराते हैं। यदि आप ऐप में इन क्लासेस को देखते हैं तो एक सप्ताह में आपको 20 से 25 क्लास मिलती हैं, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो आपको एक सप्ताह में 6 क्लास मिलती हैं। क्लासेस वही होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस स्पीड का अंतर है। और स्पीड का अंतर इसीलिए है ताकि आप में से अधिकांश बच्चे ऐप में इनरोल हों। अब ऐप में क्यों इनरोल होंगे, ताकि आप थोड़ा बहुत पैसा दे सको, है ना, ताकि हमारा ऐप चल सके, हमारी एकेडमी चल सके, और मास्टर का थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल सके। खैर उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई, ठीक है। जिनको कोर्स इनरोल करना हो वो करें, ना करना हो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब चैनल पर देखते रहें, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरा कहने का मतलब, ठीक। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।